कौन सा शहर था इसके मुत्तलिक जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको मालूम करने और मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना कह देना ही काफ़ी है कि वो जगह जो इस कहानी से मुत्तलिक है सरहद के मज़ाफ़ात में थी, बॉर्डर के करीब, और जहाँ वो औरत रहती थी वो घर झोंपड़ी नुमा था सरकंडों के पीछे। घनी बाढ़ सी थी जिसके पीछे उस औरत का मकान था। कच्ची मिट्टी का बना हुआ ये बाड़ से कुछ फासले पर था, इसलिए सरकंडों के पीछे छिप सा गया था कि बाहर कच्ची सड़क पर से गुजरने वाला कोई भी इसे देख नहीं सकता था। सरकंडे बिल्कुल सूखे हुए थे, मगर वो कुछ इस तरह जमीन में गड़े हुए थे कि एक दबीज पर्दा बन गए थे। मालूम नहीं वो सरकंडे उस औरत ने खुद वहां पेबस्त किए थे या पहले ही से वहां मौजूद थे। बहरहाल कहना यह है कि वो आहनी किस्म के पर्दापा में थी। मकान कह लीजिए या मिट्टी का झोंपड़ा। तीन छोटी छोटी कोठरियां थीं, मगर साफ सुथरी। सामान मुख्तसर था मगर अच्छा। पिछली कोठरी में एक बहुत बड़ा निवाड़ी पलंग था। पलंग के करीब ही कच्ची दीवार में एक ताकचा था जिसमें सरसों के तेल का दिया रात भर जलता रहता था। वो ताकचा भी साफ सुथरा रहता था, और वो दिया भी जिसमें हर रोज नया तेल नई बाती डाली जाती थी। अब मैं आपको उस औरत का नाम बताता हूँ जो उस मख्तसर से मकान में जो सरकंडों के पीछे छुपा रहता था, अपनी जवान बेटी के साथ रिहाइश पजीर थी। मुख्तलिफ रवायतें हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि वो उसकी बेटी नहीं थी, एक यतीम लड़की थी जिसको उसने बचपन ही से गोद लेकर और पाल पोस कर बड़ा किया था। बाज़ कहते हैं कि वो उसकी सौतेली बेटी थी। कुछ ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि वो उसकी सगी बेटी थी। हकीकत जो कुछ भी है, उसके मुतल्लिक वसूख से कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये कहानी पढ़ने के बाद आप खुद कोई राय कायम कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको उस औरत का नाम बताना भूल गया। बात असल में ये है कि उस औरत का नाम कोई अहमियत नहीं रखता। उसका नाम आप कुछ भी समझ लीजिए, सकीना, मेहताब, गुलशन या कोई और। आखिर नाम में रखा क्या है? लेकिन आपकी सहूलत के खातिर मैं उस औरत को सरदार कहूँगा। सरदार, अधेड़ उम्र की औरत थी। वो किसी जमाने में यकीनन खूबसूरत रही होगी। अब उसके सुर्खों सफ़ेद गालों पर किसी कदर झुर्रियाँ पड़ गई थीं। फिर भी वो अपनी उम्र से कई बरस छोटी दिखाई देती थी, मगर हमें उसके गालों से कोई ताल्लुक नहीं। उनकी बेटी, मालूम नहीं वो उसकी बेटी थी भी या नहीं। शबाब का बड़ा दिलकश नमूना थी। उसके खद्दो खाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे यह नतीजा अखज़ किया जा सकता कि वो फाहशा है। लेकिन ये हकीकत है कि उसकी माँ उससे पेशा कराती थी और खूब दौलत कमा रही थी। ये भी हकीकत है कि उस लड़की को, जिसका नाम फिर से आपकी सहूलत की खातिर मैं नवाब रखे देता हूँ, इस पेशे से नफ़रत नहीं करती थी। असल में उसने आबादी से दूर एक ऐसे मुकाम पर परवरिश पाई थी, उसको सही इज़्दिवाजी ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं था। जब सरदार ने बिस्तर पर उस निवाड़ी पलंग पर पहला मर्द नवाब से मुत्तरिफ कराया होगा, तो नवाब ने यही समझा होगा कि तमाम लड़कियों की जवानी का आगाज कुछ इसी तरह होता है। अब वो अपनी उस कस्बियाना ज़िंदगी से मानूस हो गई थी। उसके नज़दीक उसकी ज़िंदगी का मुंतहा यही थी कि अनजाने मर्द दूर दूर से चलकर उसके पास आते थे और उसके साथ उस निवाड़ी पलंग पर सोते थे। यूं तो वो हर लिहाज से एक फाहशा औरत थी, उन मानों में जिनमें हमारी शरीफ और मुतहर औरतें उस जैसी औरतों को देखती हैं।
मगर सच पूछिए तो उसको इस उम्र का कतन एहसास न था कि वो गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रही है। वो गुनाह के मुतल्लिक गौर भी कैसे कर सकती थी? वो गुनाह के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। उसके जिस्म में खुलूस था। वो हर मर्द को जो हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद एक तवील मुसाफात तय करके आता था, अपना आप सुपुर्द कर देती थी। वो समझती थी कि हर औरत का यही काम है। वो हर मर्द की हर आसाइश हर आराम का ख्याल रखती थी। वो किसी मर्द की कोई नन्ही सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करती थी। नवाब को शहर के लोगों के तकल्लुफ़ात का इल्म नहीं था। वो यह कतई नहीं जानती थी कि जो मर्द उसके पास मोटरों में बैठकर आते हैं, वो सुबह सवेरे अपने दांत बुरुस करके साफ करने के आदी होते हैं। वो आँख खुलते ही सबसे पहले बिस्तर में चाय की एक प्याली पीते हैं और फिर रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं। उसने आहिस्ता आहिस्ता बड़े अल्हड़ तरीके उन मर्दों पर की आवाज़ से कुछ वाकिफ़ियत हासिल कर ली थी। फिर उसे बड़ी उलझन होती थी कि सब मर्द एक तरह के नहीं होते थे। कोई सुबह सवेरे उठते ही सिगरेट मांगता था, तो कोई चाय। और बाज ऐसे भी होते थे जो उठने का नाम ही नहीं लेते थे। कुछ सारी सारी रात जागते थे और सुबह मोटर में सवार होकर भाग जाते थे। सरदार बेफिक्र थी। उसको अपनी बेटी पर या जो कुछ भी वो उसकी थी, पूरा एतमाद था कि वो अपने ग्राहक को संभाल सकती है। वो हर वक्त अफीम की गोली खाकर खाट पर सोई रहती थी। जब कभी ज़्यादा शराब पी लेने के बायस किसी ग्राहक की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती थी, तो वो उठाए जाने पर गुनूदनी के आलम से उठा करती थी और नवाब को हिदायत दिया करती थी कि वो ग्राहक को अचार खिला दे या नमक मिला गर्म पानी पिलाकर दे दे या फिर थपकियां देकर सुला दे। सरदार एक मामले में बड़ी मोहतात थी। जूं ही कोई ग्राहक आता था, वो उससे नवाब की फीस पहले ही वसूल करके अपने नेफे में महफूज कर लेती थी और अपने मखसूस अंदाज से दुआएं देने के बाद कि वो आराम से झूले झूले डिबिया में से अफीम की गोली निकालकर और मुंह में डालकर सो जाती थी। यूं जो रुपया आता था उसकी मालिक सरदार थी, लेकिन जो तोहफे तहावियफ वसूल होते थे वो नवाब ही के पास रहते थे। उसके पास आने वाले लोग दौलतमंद होते थे, इसलिए वो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनती थी और किस्म किस्म के फल और मिठाइयाँ खाती थी। नवाब खुश थी। मिट्टी के लिपे पुते उस मकान में, जो सिर्फ तीन छोटी छोटी कोठरियों पर मुश्तमिल था, वो अपनी दानिश के मुताबिक बड़ी दिलचस्प और खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रही थी। एक फौजी अफसर ने उस ग्रामोफोन और बहुत से रिकॉर्ड ला कर दिए थे। फुर्सत के औकात में वो उनको बजा बजा कर फिल्मी गाने सुनती रहती थी और उनकी नकल उतारने की कोशिश किया करती थी। उसके गले में कोई रस नहीं था, मगर उससे बेखबर थी। सच पूछिए तो उसको किसी भी बात की खबर नहीं थी और न उसको इस बात की ख्वाहिश थी कि वो किसी चीज़ से बाखबर हो। जिस रास्ते पर वो डाल दी गई थी, वो रास्ता उसने कबूल कर लिया था, बड़ी बेखबरी के आलम में। सरकंडों के उस पार की दुनिया कैसी है, उसके मतलब वो कुछ नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि एक कच्ची सड़क है जिस पर हम तीसरे चौथे दिन धूल उड़ाती हुई एक मोटर आती है और रुक जाती है। फिर हॉर्न बजता है और उसकी माँ या जो कोई भी वो उसकी थी, खाट पर से उठती है, सरकंडों के पास जाकर मोटर वाले से कहती है कि वो मोटर ज़रा दूर खड़ी करके अंदर आ जाए। फिर वो अंदर आ जाता है और थोड़ी देर बाद निवाड़ी पलंग पर बैठकर वो उसके साथ
मीठी मीठी बातों में मशगूल हो जाता है। उसके यहाँ आने जाने वालों की तादाद ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 5-6 लोग होंगे, मगर ये 5-6 लोग मुस्तकिल ग्राहक थे और सरदार ने कुछ ऐसा इंतज़ाम कर रखा था कि उनका बाहम तसादुम न होता था। सरदार बड़ी होशियार औरत थी। वो हर ग्राहक के लिए कुछ इस तरह दिन मुकर्रर करती थी कि किसी को भी शिकायत का मौका न मिलता था। वो खास तौर से इस बात का ध्यान रखती थी कि कहीं नवाब माँ न बन जाए। जिन हालात में नवाब अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, उन हालात में उसका माँ बन जाना यकीनी था। मगर सरदार 2-2.5 बरस से बड़ी कामयाबी के साथ इस कुदरती खतरे से निपट रही थी। सरकंडों के पीछे ये सिलसिला 2-2.5 बरस से बड़े हमवार तरीके पर चल रहा था। पुलिस वालों को बिल्कुल इल्म नहीं था, बस सिर्फ वही लोग जानते थे जो वहाँ आते थे, या फिर सरदार जानती थी और उसकी बेटी नवाब, या जो कोई भी वो उसकी थी। एक दिन सरकंडों के पीछे उस मकान में एक इंकलाब आ गया। एक बहुत बड़ी मोटर गालिबान डोज कच्ची सड़क पर रुकी। हॉर्न बजा तो सरदार कोठरी से बाहर निकली। बाड़ के पास आकर उसने देखा कि कोई अजनबी है। उसने कोई बात न की। अजनबी ने सरदार को देखा, मगर कुछ न कहा। फिर उसने ज़रा दूर ले जाकर मोटर खड़ी कर दी। मोटर से उतरने के बाद वो घनी बाढ़ से तकरीबन छुपते हुए रास्ते से सरदार की तरफ देखे बगैर यकीनी अंदाज से बढ़ा, जैसे बरसों का आने जाने वाला हो। सरदार सटपटाकर बाढ़ के पास खड़ी की खड़ी रह गई। दरवाजे की दहलीज पर नवाब ने अजनबी का बड़ी प्यारी मुस्कुराहट से खैरम कदम किया और फिर उसे उस कोठरी में ले गई जिसमें निवाड़ी पलंग बिछा हुआ था। अभी वे दोनों साथ साथ पलंग पर बैठे ही थे कि सरदार आ गई। वो होशियार औरत तो थी ही। उसने महसूस किया कि अजनबी किसी दौलतमंद घराने से है, खुश शक्ल भी है और सेहतमंद भी। उसने अंदर कोठरी में दाखिल होकर अजनबी को सलाम किया और पूछा, हुजूर, आपको इधर का रास्ता किसने बताया? अजनबी मुस्कुराया। फिर बड़े प्यार से उसने नवाब के गोश्त भरे गालों में अपनी उंगली चुभोकर कहा, इसने। नवाब तड़पकर एक तरफ सिमट सी गई और उसने एक अदा के साथ कहा, हाय, मैं तो कभी तुमसे मिली ही नहीं। अजनबी की मुस्कुराहट उसके होंठों पर और ज़्यादा फैल गई। लेकिन हम तो कई बार तुमसे मिल चुके हैं। नवाब ने पूछा, कहाँ, कब? हैरत के आलम में उसका छोटा सा मुंह कुछ इस तौर पर वो हुआ कि उसके चेहरे की दिलकशी में इजाफे का मूज़म हो गया। अजनबी ने उसका गुदगुदा हाथ पकड़ लिया और सरदार की तरफ देखते हुए कहा, अपनी माँ से पूछ लो। नवाब ने बड़े भोलेपन के साथ अपनी माँ से, या जो कोई भी वो उसकी थी, पूछा कि वो शख्स उससे कब और कहाँ मिला था। सरदार सारा मामला समझ गई थी कि वो 5-6 लोग जो उसके यहाँ आते हैं, उनमें से किसी एक ने नवाब का जिक्र किया होगा और सारा अता पता बता दिया होगा। उसने नवाब से कहा, मैं बता दूंगी तुझे, और ये कहकर वो बाहर चली गई। खाट पर बैठकर उसने डिबिया में से अफीम की गोली निकाली, मुंह में रखी और लेट गई। वो मतमईन हो गई थी कि आदमी अच्छा है और कोई गड़बड़ नहीं करेगा। वसूख से तो इस बार में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगलग यही है कि अजनबी, जिसका नाम हैबत खान था और जो जिला हज़ारा का बहुत बड़ा रईस था, नवाब के अल्हड़पन से इस कदर मुत्तसिर हुआ कि उसने रुखसत होने वक्त सरदार से कहा, अब नवाब के पास और कोई ना आया करे। सरदार होशियार औरत थी। उसने हैबत खान से कहा, खान साहब, ये कैसे हो सकता है? क्या आप इतना रुपया दे सकेंगे कि?
हैबत खान ने सख्त नज़्के से सरदार की बात काट दी। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 के नोटों की एक गड्डी सी निकाली और नवाब के कदमों में फेंक दी। इसके बाद उसने अपनी एक उंगली से हीरे की अंगूठी उतारी, नवाब की उंगली में पहनाई और तेजी से सरकंडों के उस पार चला गया। नवाब ने नोटों की तरफ आंख उठाकर भी न देखा था। बस वो तो अपनी सजी हुई उंगली देख रही थी। काफी बड़े हीरे के रंग से रंग रंग की सुजाएं फूट रही थीं। बाहर कच्ची सड़क में मोटर स्टार्ट होने की आवाज़ उसके कानों में पहुंची तो वो चौंकी और सरकंडों की बाढ़ की तरफ लपकी। गर्दों गुब्बार के सिवा सड़क पर कुछ नहीं था। सरदार नोटों की गड्डी उठाकर नोट गिन चुकी थी। एक नोट और होता तो पूरे 2,000 होते। इस कमी का उसे अफसोस न हुआ। सारे नोट उसने अपने घेरेदार सलवार के नेफे में बड़ी सफाई से उड़सने के बाद डिबिया खोली, अफीम की एक बड़ी गोली निकाली और बड़े इत्मीनान से मुंह में डालकर खाट पर लेट गई और देर तक सोती रही। नवाब बहुत खुश थी। वो बार बार अपनी उस उंगली को देखती थी जिसमें हीरे की अंगूठी पड़ी थी। 3-4 रोज गुजर गए। इस दौरान में 5-6 पुराने ग्राहकों में से एक ग्राहक आया तो सरदार ने कहा कि पुलिस का खतरा है, इसलिए उसने धंधा बंद कर दिया है। ये ग्राहक जो खासा दौलतमंद था, बेनीलो मराम वापस चला गया। सरदार को हैबत खान ने बहुत मुत्तसिर किया था। उसने अफीम खाकर पींग के आलम में सोचा था कि अगर आमदनी उतनी ही रहे जितनी की है और ग्राहक सिर्फ एक हो तो बहुत अच्छा है। उसने फैसला कर लिया था कि वो सब ग्राहकों को आहिस्ता आहिस्ता ये कहकर टरका देगी कि पुलिस वाले उसके पीछे पड़ गए हैं और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ग्राहकों की इज्जत खतरे में पड़ जाए। हैबत खान एक हफ्ते के बाद नमूदार हुआ। इस दौरान में सरदार 2 और ग्राहकों को मना कर चुकी थी कि वो इधर का रुख न किया करें। हैबत खान उसी शान से आया जिस शान से वो पहले रोज आता था। आते ही उसने नवाब को अपनी छाती के साथ भींच लिया। सरदार से उसने कोई बात न की। नवाब उसे, बल्कि यूं कहिए वो नवाब को उस कोठरी में ले गया जहां निवाड़ी पलंग बिछा हुआ था। इस बार सरदार अंदर न आई। वो अपनी खाट पर अफीम की गोली खाकर ऊँघती रही। इस बार हैबत खान बहुत महजूज हुआ। उसको नवाब का लड़पन और भी ज़्यादा पसंद आया। नवाब पेशेवर रंडियों के चिलत्तरों से कतन नावाकिफ थी। उसमें वो घरेलूपन भी नहीं था जो आम घरेलू औरतों में होता है। उसमें कोई ऐसी बात थी जो खुद उसकी अपनी थी, दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ। वो बिस्तर में हैबत खान के साथ इस तरह लेटती थी जिस तरह कोई बच्चा अपनी माँ के साथ लेटता है, माँ की छातियों पर हाथ फेरता है, माँ की नाक के नथनों में अपनी उंगलियां डालता है, माँ के बाल नोचता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सो जाता है। हैबत खान के लिए एक नया तजुर्बा था। उसके लिए औरत की ये किस्म बिल्कुल निराली, दिलचस्प और फरहत बख्श थी। वो अब हफ्ते में 2 बार आने लगा था कि नवाब उसके लिए एक बेपनाह कशिश बन गई थी। सरदार खुश थी कि उसे अपने नेफे में उड़सने के लिए काफ़ी नोट मिल जाते थे, लेकिन अब नवाब अपने अल्हड़पन के बावजूद सोचने लगी थी कि हैबत खान डरा डरा सा क्यों रहता है। जब कभी सरकंडों के उस पार कच्ची सड़क पर से कोई लारी या मोटर गुजरती है तो वो क्यों सहम जाता है, क्यों उससे अलग होकर बाहर जाता है और क्यों छुप छुप कर देखता है कि कौन है कौन नहीं है। एक रात 12 बजे के करीब सड़क पर से कोई लॉरी गुजरी। हैबत खान और नवाब दोनों एक दूसरे से गुदे हुए सो रहे थे कि एकदम हैबत खान बड़े जोर से कांपा और उठकर बैठ गया।
नवाब की नींद बड़ी हल्की थी। हैबत खान कांपा तो वो सिर से पांव तक यूं लरज गई जैसे उसके अंदर जलजला आ गया है। चीखकर उसने कहा, क्या हुआ? हैबत खान अब किसी कदर संभल चुका था। उसने खुद को और ज्यादा संभाल कर कहा, कोई बात नहीं, मैं शायद ख्वाब में डर गया था। रात की खामोशी में लारी की आवाज़ दूर से अभी तक आ रही थी। नवाब ने कहा, नहीं खान, कोई बात है। जब भी कोई मोटर या लारी सड़क पर से गुजरती है, तुम्हारी यही हालत हो जाती है। हैबत खान की शायद ये दुखती रग थी जिस पर नवाब ने हाथ रख दिया था। उसने अपना मर्दाना वकार कायम रखने के लिए बड़े तेज लहजे में कहा, मोटरों और लारियों से डरने की क्या वजह हो सकती है? नवाब का दिल बड़ा नाजुक था। हैबत के तेज लहजे से उसे ठेस लगी और उसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। जब हैबत खान ने नवाब को चुप कराया तो वो अपनी ज़िंदगी के एक लतीफ़ तरीन हज़ से आस्था हुआ और उसका जिस्म नवाब के जिस्म से और ज़्यादा करीब हो गया। हैबत खान अच्छे कद काठ का इंसान था। जिसका जिस्म गठा हुआ था वो खूबसूरत था। उसकी बाहों में नवाब ने ज़िंदगी में पहली बार बड़ी प्यारी हरारत महसूस की थी। उसको जिस्मानी लज्जत की अलिफ बे हैबत खान ही ने सिखाई थी। वो अब उससे मोहब्बत करने लगी थी। यूं कह लीजिए कि वो शय जो मोहब्बत होती है, उसके भेद अब नवाब पर खुल रहे थे। हैबत खान अगर एक हफ्ते गायब रहता तो नवाब ग्रामोफोन पर दर्दीले गानों का रिकॉर्ड बजाती और खुद उसके साथ गाती और आहें भरती। वो अब तक बस एक उलझन में गिरफ्तार थी कि हैबत खान मोटरों और लॉरियों की आमदो रफ्त से क्यों घबराता है। महीनों गुजर गए। नवाब की सुपुर्दगी और उसके इल्तिफात में इजाफा होता गया, मगर उसकी उलझन भी बढ़ती गई कि अब हैबत खान चंद घंटों के लिए आता था और अफरा तफरी के आलम में वापस चला जाता था। वो महसूस करने लगी थी कि ये सब किसी मजबूरी की वजह में है। वो ये जान गई थी कि हैबत खान का जी ज़्यादा से ज़्यादा देर उसके साथ रहने को चाहता है। उसने कई मर्तबा हैबत खान से इस बारे में पूछा, मगर वो बात गोल कर गया। एक दिन सुबह सवेरे हैबत खान की डोज सरकंडों के पार रुकी। नवाब सो रही थी। हॉर्न बजा तो वो चौंक कर उठ बैठी और फिर वो आंखें मलती मलती बाहर निकल आई। हैबत खान ज़रा फासले पर मोटर खड़ी करने के बाद मकान के पास पहुंच चुका था। नवाब दौड़ती हुई उससे लिपट गई। वो उसे गोद में उठाकर अंदर उस कोठरी में ले गया जहां निवाड़ का पलंग बिछा हुआ था। देर तक दोनों बातें करते रहे, प्यार मोहब्बत की बातें। जाने नवाब के दिल में क्या आया कि उस रोज उसने अपनी जिंदगी की पहली फरमाइश की, खान, मुझे सोने के कड़े ला दो। हैबत खान ने उसकी मोटी मोटी गोश्त भरी सुर्खों सफ़ेद कलाइयों को कई मर्तबा चूमा और कहा, कल ही आ जाएंगे, तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है। नवाब ने एक अदा के साथ मगर अपने मखसूस अलहड़ अंदाज में कहा, खान, जाने दो, जाने तो मुझे ही देनी पड़ेगी, जान तो मुझे ही देनी पड़ेगी। हैबत खान ये सुनकर कई बार उसके सदके हुआ और बड़ा पुरलुफ्त वक्त गुजारने के बाद चला गया। चलते चलते वो वादा कर गया कि वो अगले दिन आएगा और सोने के कड़े उसके नर्म नर्म हाथों में खुद पहनाएगा। नवाब खुश थी। वो रात वो देर तक मसरत भरे रिकॉर्ड बजा बजा कर उस छोटी सी कोठरी में नाचती रही जिसमें निवाड़ी पलंग बिछा हुआ था। सरदार भी खुश थी। उसने फिर अपनी डिबिया में से अफीम की एक बड़ी गोली निकाली और निकल कर सो गई। दूसरे दिन नवाब और ज़्यादा खुश थी कि सोने के कड़े आने वाले हैं और हैबत खान खुद उसको कड़े पहनाने वाला है। वो सारा दिन मुर्ताज़िर रही।
पर वो ना आया। उसने सोचा शायद मोटर खराब हो गई हो, शायद वो रात को आ जाए। वो सारी रात जागती रही मगर हैबत खान ना आया। उसके दिल को, जो बहुत नाजुक था, बड़ी ठेस पहुंची। उसने अपनी माँ को, या जो कोई भी वो उसकी थी, बार बार कहा, देखो, खान नहीं आया है, वादा करके फिर गया है। फिर वो सोचती और कहती, ऐसा ना हो कुछ हो गया हो, और वो सहम सी जाती। कई बातें उसके दिमाग में आ रही थीं, मोटर का हादसा, अचानक बीमारी, किसी डाकू का हमला। फिर बार बार उसको लॉरियों और मोटरों की आवाज़ का ख्याल आ जाता, जिनको सुनकर हैबत खान हमेशा बौखला जाता था। वो सोचती रही मगर उसकी समझ में कुछ ना आया। एक हफ्ता गुजर गया मगर हैबत खान ना आया। इसी दौरान मैं 3-4 लॉरियां और 2 मोटरें उस कच्ची सड़क पर से धूल उड़ाती गुजर गईं। नवाब का हर बार यही जी चाहता कि दौड़ती हुई उनके पीछे जाए और उन सबको आग लगा दे। फिर महसूस कर रही थी कि यही वो चीज़ें हैं जो हैबत खान के आने में रुकावट का बायस है। फिर वो सोचती कि मोटरें और लोरियां रुकावट को क्या बायस हो सकती हैं। फिर वो अपनी कमअक्ली पर हंसने लगती। ये बात उसकी समझ से बालातर थी कि हैबत खान जैसा तनोमंद मर्द मोटरों और लॉरियों की आवाज़ सुनकर सहम क्यों जाता है, और इस हकीकत को उसके दिमाग की पैदा की हुई कोई दलील झुठला ना पाती। और जब ऐसा होता तो वो बेहद रजीदा और मगमूम हो जाती, और वो ग्रामोफोन पर दर्दीले रिकॉर्ड सुनना शुरू कर देती, और उसकी आंखें नमनाक हो जाती। एक हफ्ता और गुजर गया। एक रोज दोपहर को जब नवाब और सरदार खाना खाकर फारिग हो चुकी थी और कुछ देर आराम करने के बारे में सोच रही थी कि अचानक उन्हें बाहर कच्ची सड़क पर से मोटर के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। दोनों आवाज़ सुनकर चौंकी की आवाज़ हैबत खान की डोज की हॉर्न की आवाज़ आ नहीं थी। सरदार बाहर बाड़ की तरफ लपकी कि देखें कौन है, पुराना ग्राहक है तो उसे टरखा दे। जब वो सरकंडों के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक नई मोटर में हैबत खान बैठा हुआ है। पिछली निशस्त पर एक खुशपोश और खूबसूरत औरत मौजूद है। हैबत खान ने मोटर कुछ दूर खड़ी की और बाहर निकला। उसके साथ ही पिछली निशस्त से वो औरत भी बाहर निकली। दोनों उनके मकान की तरफ बढ़ने लगे। सरदार ने सोचा कि ये क्या सिलसिला है। औरत के लिए तो हैबत खान इतनी दूर से चलकर यहाँ आता है। ये औरत जो इतनी खूबसूरत है, जवान है, कीमती कपड़ों में मलबूस है, हैबत खान के साथ यहाँ क्या करने आई है। वो अभी ये सोच ही रही थी कि हैबत खान उस खूबसूरत औरत के साथ मकान में दाखिल हो गया। वो उनके पीछे पीछे चली। उसकी तरफ दोनों में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। जब वो अंदर पहुंची तो उसने देखा कि नवाब, हैबत खान और वो औरत तीनों निवाड़ी पलंग पर बैठे हुए हैं और एक खामोशी तारी है। अजीब किस्म की खामोशी। जेबरों में लदी फंदी औरत किसी कदर मर्द ज़रीब नज़र आ रही थी। उसकी एक टांग बड़े जोर से हिल रही थी। सरदार दहलीज के पास ही खड़ी हो गई। उसके कदमों की आहट सुनकर जब हैबत खान ने उसकी तरफ देखा तो उसने सलाम किया। हैबत खान ने कोई जवाब न दिया। वो सख्त बौखलाया हुआ था। जेबरों से लदी फदी औरत की टांग हिलना बंद हुई और वो सरदार से मुखातिब हुई। हम आए हैं, खाने पीने का कुछ तो बंदोबस्त करो। सरदार ने सरतापा मेहमान नवाज बनकर कहा, जो कहिए, अभी तैयार हो जाता है। उस औरत ने, जिसके खद्दोखाल से साफ मुतरसह था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है, सरदार से कहा, तुम चलो बावर्ची खाने में, चूल्हा सुलगाओ, बड़ी देगची है घर में। है। सरदार ने अपना वजनी सिर हिलाया। तो जाओ उसको धोकर साफ करो, मैं अभी आती हूँ।
वो औरत पलंग पर से उठी और ग्रामोफोन देखने लगी। सरदार ने माजरत भरे लहजे में कहा, गोश्त तो यहाँ नहीं मिलेगा। उस औरत ने एक रिकॉर्ड पर सुई रखी। मिल जाएगा, तुमसे जो कहा है वो करो, और देखो आग काफ़ी हो। सरदार ये अहकाम लेकर चली गई। अब वो खुशपोश औरत मुस्कुरा कर नवाब से मुखातिब हुई। नवाब, हम तुम्हारे लिए सोने के कड़े ले आए हैं। ये कहकर उसने अपना वैनिटी बैग खोला और उसमें से बारीक सुर्ख कागज़ में लिपटे हुए कड़े निकाले, जो काफ़ी वज़नी और खूबसूरत थे। नवाब करीब बैठे हुए खामोश हैबत खान को देख रही थी, जो उसने कड़ों को एक नज़र देखा और हैबत खान से बड़ी नर्म नाजुक मगर सहमी हुई आवाज़ में पूछा, खान, ये कौन है? उसका इशारा उस औरत की तरफ था। वो औरत कड़ों से खिलती हुई बोली, मैं कौन हूँ? मैं हैबत खान की बहन हूँ। यह कहकर उसने हैबत खान की तरफ देखा, जो उसके जवाब पर सिकुड़ सा गया था। फिर वो नवाब से मुख्तिब हुई, मेरा नाम हलाकत है। नवाब कुछ समझ सकी, कुछ ना समझ सकी। वो उस औरत की आंखों से खौफ खा रही थी, जो यकीनन खूबसूरत थी मगर बड़े खौफनाक तौर पर खुली हुई थी। उनमें जैसे आग बरस रही थी। फिर वो जरा आगे बढ़ी। उसने सिमटी हुई सहमी हुई नवाब की कलाइयाँ पकड़ी और उनमें कड़े डालने लगी। यकानक यकायक उसने नवाब की कलाइयाँ छोड़ दीं और हैबत खान से मुखातिब हुई, तुम जाओ हैबत खान, मैं नवाब को अच्छी तरह सजा बनाकर तुम्हारी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। हैबत खान महबूब था। जब वो न उठा तो वो औरत, जिसने अपना नाम हलाकात बताया था, जरा तेजी से बोली, जाओ, सुना नहीं तुमने? हैबत खान कांपा और नवाब की तरह देखता हुआ बाहर निकल गया। वो बहुत मुस्तरिब था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। कोठरियों के बाहर एक बरामदा था, जिसमें एक कोने में टाट लगा बावर्ची खाना था। हैबत खान ने देखा कि सरदार आग सुलगा चुकी है। उसने कोई बात नहीं की और सरकंडों के उस पार कच्ची सड़क पर चला गया। उसकी हालत नीम दीवानों की सी थी। जरा सी आहट पर वो चौंक उठता था। थोड़ी देर के बाद उसको दूर से एक लारी आती दिखाई दी। उसने सोचा कि वो लॉरी रुकवा ले और फिर उसमें बैठकर वहाँ से गायब हो जाए। जब लॉरी उसके करीब पहुंची तो धूल ऐसी उड़ी कि वो धूल में गुम हो गया। उसने आवाज़ें दी मगर धूल के बायस उसका हलक इस काबिल ही न रहा था कि बुलंद आवाज़ निकाल सकता। गर्दो गुबार कम हुआ तो हैबत खान तकरीबन नींव मुर्दा था। उसने चाहा कि सरकंडों के पीछे उस मकान में जाए जहां उसने कई दिन और कई रातें नवाब के अलहड़ पहलू से गुजारी थी, मगर वो ना जा सका। उसके कदम ही नहीं उठते थे। वो बहुत देर तक कच्ची सड़क पर धूल में लथपथ खड़ा सोचता रहा। वो औरत जो उस वक्त नवाब के पास थी, उसके साथ उसके ताल्लुकात काफ़ी पुराने थे। बहुत पुरानी बात है कि वो औरत के खाविद की मौत पर अफसोस करने गया था, जो उसका लंगोटिया था। वो मातम पुरसी दोनों के बाहमी ताल्लुकात में तब्दील हो गई। दूसरे दिन वो फिर उस औरत के घर में था। उस औरत ने उसे ऐसे महक्कम से अंदर बुलाया था और फिर ऐसे तहक्कुम से अपना आप उसके सुपुर्द किया था जैसे वो उसके गुलाम हो। तब हैबत खान औरत के मामले में बिल्कुल कोरा था। शाहीना का अजीबो गरीब तहक्कुम भरा इल्तिफात उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। शाहीना के पास बेअंदाज़ा दौलत थी, कुछ उसकी अपनी और कुछ उसके मरहूम खाविंद की। हैबत खान को इस दौलत से कोई सरोकार नहीं था। शाहिना उसकी ज़िंदगी की सबसे पहली औरत थी और वो
उसके तहक्कुम के नीचे दबकर रह गया था। बहुत देर तक वो कच्ची सड़क पर खड़ा सोचता रहा और कांपता रहा। आखिर उससे न रहा गया। वो सरकंडों की ओट में छुपे मकान की तरफ बढ़ा। बरामदे में टाँट लगे बावर्ची खाने में उसने सरदार को कुछ भूनते हुए देखा। जब वो अंदर उस कोठरी की तरफ बढ़ा जहाँ निवाड़ का पलंग बिछा हुआ तो उसने दरवाज़ा बंद पाया। उसने हौले से दस्तक दी। चंद लम्हात के बाद अंदर से दरवाज़ा खुला। उसने देखा कि कच्चे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ है। वो कांप उठा। फिर उसने शाहिना की तरफ देखा जो दरवाजे के पट के साथ लगी खड़ी थी। शाहिना ने कहा, मैंने तुम्हारी नवाब को सजा बना दिया है। हैबत खान ने अपने खुश्क गले को लुआब से किसी कदर तर करते हुए पूछा, नवाब कहाँ है? शाहिना ने जवाब दिया, कुछ तो पलंग पर है और कुछ उसका बेहतरीन हिस्सा बावर्ची खाने में है। हैबत खान पर हैबत तारी हो गई। वो कुछ न कह सका, वहीं खड़ा रहा। उसने आंखें फाड़कर देखा कि फर्श पर खून के साथ साथ खून भरे गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े भी पड़े हुए हैं और खून में लथपथ एक तेज छुरी भी पड़ी हुई है और निवाड़ी पलंग पर कोई खून आलदा चादर ओढ़े लेटा हुआ है। शाहिना ने मुस्कुराकर कहा, चादर उठाकर दिखाऊं? तुम्हारी सजी बनी नवाब है। मैंने अपने हाथों से उसका श्रृंगार किया है। तुम पहले खाना खा लो, बहुत भूख लगी होगी तुम्हें। सरदार बड़ा लजीज गोश्त भुन रही है। बोटियां मैंने खुद अपने हाथों से काटी हैं। हैबत खान के पांव लड़खड़ा गए। वो बमुश्किल चिल्लाया, शाहिना ये तुमने क्या किया? शाहिना मुस्कुराई, जानिमन, पहली मर्तबा नहीं, ये दूसरी मर्तबा है। मेरा खाविंद, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, तुम्हारी तरह ही बेवफा था। मैंने उसको खुद अपने इन्हीं हाथों से मारा था और उसका गोश्त पकाकर चीलों और कौवों को खिलाया था। तुमसे मुझे प्यार है इसलिए मैंने तुम्हारे बजाय। उसने जुमला मुकम्मल न किया। तेजी से वो पीछे हटी और उसने हाथ बढ़ाकर खून आलूदा चादर खींच दी। हैबत खान की चीख उसके हलक के अंदर ही फंसी रह गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि शाहिना कार चला रही है और वो गैर इलाके में है।